नमस्कार, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सहयोगात्मक संघवाद और समाघाती संघवाद तो कैसे शुरू हुई ये बहस, आइए जानते हैं। दरअसल ये मुद्दा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS कैडर नियमों को बदलने के प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। मोदी सरकार ने हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के कैडर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कई राज्यों ने सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के CM इन नियमों में संशोधन का विरोध कर चुके हैं। चलिए जानते हैं क्या है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS कैडर नियम 1954 और किन संशोधनों से घबराए हैं राज्य। तो IAS कैडर नियमावली 1954 में मई 1969 में नियम 6(1) जोड़ा गया था। इसके अनुसार IAS, IPS और IFS अफसरों की राज्यों से केंद्र में प्रतिनियुक्ति होती है। इसके लिए राज्यों की सहमति लेनी होती है। इसमें 4 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन, यदि कोई राज्य सरकार एक निश्चित समय के भीतर एक राज्य कैडर अधिकारी को केंद्र में पोस्ट करने में देरी करती है, तो अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा उस राज्य के कैडर से मुक्त कर दिया जाएगा। दूसरा संशोधन, केंद्र राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्र सरकार को प्रतिनियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या तय करेगा और राज्य ऐसे पात्र अधिकारियों के नाम भेजेगा। तीसरा संशोधन, केंद्र और राज्य के बीच किसी भी तरह की असहमति के मामले में केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा और राज्य एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर निर्णय को लागू करेगा। चौथा संशोधन, विशिष्ट परिस्थितियों में जहां जनहित में केंद्र सरकार द्वारा कैडर अधिकारियों की सेवाओं की जरूरत होती है, राज्य सरकारें एक तय समय के भीतर केंद्र के निर्णयों को प्रभावी करेंगी। तो जाने कि राज्यों की क्या है आपत्ति। राज्यों का कहना है कि नए नियम लागू हुए तो केंद्र सरकार अफसरों पर दबाव बनाने के लिए उन्हें प्रताड़ित करेगी। तो चलिए जानते हैं कि भारत का संविधान क्या कहता है। भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखना चाहते थे और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है। यानी भारत एक अर्ध संघ है जिसकी कार्यकारिणी केंद्र और राज्यों के बीच आयोजित की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत केंद्र और राज्यों को अपना प्रशासन चलाने के लिए सेवाओं को स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार है। तो कैसे चलती हैं अखिल भारतीय सेवाएं? केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अपनी सेवाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। हालांकि उनके बीच एकता बनाए रखने के लिए सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की कल्पना की। अखिल भारतीय सेवा को अनुच्छेद 312 के तहत संयुक्त रूप से प्रशासित किया जाता है। एक कैडर में भर्ती और आवंटन केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है और राज्य काम और पोस्टिंग का निर्धारण करते हैं। इसलिए अखिल भारतीय सेवाओं को केंद्र और राज्यों के बीच सावधानी पूर्वक संतुलित किया जाता है। विरोध करने वाले राज्यों का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन संविधान में वर्णित सहयोगात्मक संघवाद की भावना को कमजोर करते हैं। 2 साल पहले इसी मुद्दे पर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच जमकर टकराव देखने को मिला था। दिसंबर 2020 में बंगाल सरकार ने 3 IPS अधिकारियों को केंद्र में भेजने की बात नहीं मानी थी। CM ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर दूसरी बार PM को पत्र लिखा है और कहा है कि इस पर फिर से विचार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन सिर्फ अधिकारियों का मुद्दा ही नहीं, राज्य और केंद्र के बीच संघवाद को लेकर टकराव होती रही है। विरोधियों का कहना है कि सहयोगात्मक संघवाद की भावना कमजोर हो रही है। इसके लिए समाघाती संघवाद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये शब्द पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस्तेमाल किया था जब राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा उत्तराखंड सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त कर दिया गया था। 2016 में एक और मामला देखने को मिला जब अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा चुनावों को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसके कारण राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था और फिर राष्ट्रपति शासन लगा था।
कहा गया कि केंद्र राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग करके राज्यों के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री या अध्यक्ष से परामर्श लिए बिना सदन को बुलाने, उसके विधायी एजेंडे को निर्धारित करने या विधानसभा को संबोधित नहीं कर सकते हैं। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी ऐसे उदाहरण देखे गए जिसमें राज्यपालों ने अपने संवैधानिक दायरे से परे जाकर उन पार्टियों और संगठनों को आमंत्रित किया जिनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था। राज्यपाल कार्यालय और मुख्यमंत्री के बीच नियंत्रण का सवाल 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने माना कि दिल्ली सरकार से असहमत होने की राज्यपाल की शक्ति केवल भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे असाधारण मामलों तक ही सीमित है। यही नहीं, ऐसे भी मामले देखे गए हैं जहां केंद्र ने राज्य सरकारों और मंत्रियों और नेताओं को मजबूर करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। 2019 में बिना वारंट के कोलकाता के पुलिस आयुक्त को गिरफ्तार करने के सीबीआई के प्रयास को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। तो सवाल यही है कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की वकालत करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अजीत मोहन बी बनाम विधानसभा दिल्ली और अन्य 2021 के केस में कहा था कि किसी भी प्रणाली की अच्छी तरह से काम करने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हाथ में हाथ मिलाकर काम ना भी कर सके, लेकिन बेहतर शासन के लिए कम से कम साथ साथ तो चलना ही होगा। देश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए लंबित मतभेदों पर बातचीत, चर्चा और समाधान के लिए सहयोगात्मक संघवाद की आवश्यकता है।